हेलो दोस्तों, जय भीम, जय संविधान, जय लोकतंत्र, जय भारत। आज मैं पढ़ूंगी कॉन्स्टिट्यूशंस आर्टिकल 110। कल मैंने पढ़ा था आर्टिकल 109, जिसमें मैंने बताया था धन विधेयक के संबंध में विशेष प्रक्रिया के बारे में। आज मैं बताऊंगी धन विधेयकों की परिभाषा। तो ठीक है, स्टार्ट करें। नंबर 1, फॉर द पर्पजेस ऑफ दिस चैप्टर, इस अध्याय के प्रयोजनों के लिए, है ना। अ बिल शेल बी डीम्ड टू बी अ मनी बिल if it contains only provisions dealing with all or any of the following matters, namely: number A, the imposition, abolition, remission, alteration or regulation of any tax। ठीक है, क्या कहा जाता है कि किसी कर का अधिरोपण, उत्सादन, परिहार, परिवर्तन या विनियमन। नंबर ए में द इम्पोजिशन, अबोलिशन, रिमीजन, ऑल्टरेशन और रेगुलेशन ऑफ एनी टैक्स। नंबर बी, ये क्या है? उपबंध हैं। इसमें 7 उपबंधों के अंदर ये मनी बिल्स की परिभाषा को विस्तार दिया गया है। नंबर बी, द रेगुलेशन ऑफ द बोरोइंग ऑफ मनी और द गिविंग ऑफ एनी गारंटी बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और द अमेंडमेंट ऑफ द लॉ विद रिस्पेक्ट टू एनी फाइनेंशियल ऑब्लिगेशंस अंडरटेकन और टू बी अंडरटेकन बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। नंबर सी, द कस्टडी ऑफ कंसोलिडेटेड फंड और द कंटिंजेंसी फंड ऑफ इंडिया। भारत सरकार के दो निधियां हैं। भारत सरकार की 2 निधि हैं। एक है कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, दूसरी है कंटिंजेंसी फंड ऑफ इंडिया। यानी कंसोलिडेटेड फंड का मतलब होता है संचित निधि और कंटिंजेंसी फंड होता है आपातकालीन आकस्मिकता निधि। जो आकस्मिकता निधि होती है, जैसे कि भारत में कोई बाढ़, भूकंप, आग या फिर आतंकवादी हमला, ये कुछ इस टाइप से जो घटनाएं होती हैं, उनके लिए उस फंड को रखा जाता है, आकस्मिकता निधि। तो ये जो क्या होता है, सरकार क्या करेगी, अपने संरक्षण में इनको रखती है, दोनों संचित निधि और कंटिंजेंसी निधि यानी आकस्मिकता निधि। तो इन्हीं से भारत सरकारें खर्च करती हैं। पूरे भारत में जो खर्च के कार्य होते हैं वो होते हैं कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। और इन्हीं में से अधिकतर जो राष्ट्रपति हैं, न्यायाधीश हैं, इनकी सबकी जो सैलरीज जो होती है वो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया यानी संचित निधि से दिया जाता है ना। बहुत सारी चीज़ें हैं इसमें जुड़ी हुई हैं। तो फंड ऑफ इंडिया, द पेमेंट ऑफ मनीज इनटू और द विड्रॉल, यहाँ से क्या होता है, धन को निकाला जाता है या उसमें डाला जाता है। ठीक है, भारत सरकार का ये सब काम है। नंबर डी, द अप्रोप्रिएशन ऑफ मनीज आउट ऑफ द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, यानी किसी व्यय को भारत की संचित निधि पर भारित व्यय घोषित करना, है ना, कितना खर्चा हुआ है और कितना। फिर नंबर ई, द डीलिंग ऑफ एनी एक्सपेंडिचर टू बी एक्सपेंडिचर चार्ज्ड ऑन द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया और द इंक्रीजिंग ऑफ द अमाउंट ऑफ एनी सच एक्सपेंडिचर, है ना। जब कोई खर्चा बढ़ता है देश में, जब ज़्यादा, जैसे कि ज़्यादा खर्च हो जाता है ना भारत सरकार से, जब धन में जो संचित निधि से ज़्यादा धन निकाला जाता है तो क्या होता है, अभी घटेगा तो उसका भार बढ़ेगा, इंक्रीज होगा, क्या होगा, व्यय जो है, खर्चा बढ़ेगा, उसका धन कम होगा तो क्या, उसमें बचा हुआ जो धन है वो कम हो जाएगा। तो इसलिए एक्सपेंडिचर जो भी व्यय है, जो खर्च है, उसकी घोषणा भी की जाती है कि कितना खर्चा हुआ है।
to be expenditure charges charged on the consolidated fund of India or the increasing of the amount of any such expenditure. Number F, the receipt of money on account of the consolidated fund of India or the public account of India or the custody or issue of such money or the audit of the accounts of the union or of a state. G, number G, any matter incidental to any of the matters specified in subclauses A to F. Number 2, a bill shall not be deemed to be a money bill by reason only that if provisions for the imposition of fines or other pecuniary penalties or other the demands or payments of fees for licenses or fees for services rendered or by reason that it provides for the imposition, abolition, remission, alteration or regulation of any tax by any local authority or body for local purposes. Number 3, if any questions arises whether a bill is money bill or not, the decision of the speaker of the house of the people. यदि जब इस पर कोई प्रश्न उठता है कि यह धन विधेयक है या नहीं, तो धन विधेयक और नॉट, डिसीजन ऑफ द स्पीकर ऑफ द हाउस ऑफ द पीपल, तो लोकसभा के स्पीकर का इस पर जो निर्णय है वो अंतिम होगा। अंतिम होगा, वो बताएगा कि धन विधेयक है तो धन विधेयक ही होगा। तो लोकसभा के जो स्पीकर हैं, स्पीकर साहब हैं, लोकसभा के जो अध्यक्ष हैं, उनका ही फैसला अंतिम होगा धन विधेयक के ऊपर। नंबर 4 यानी नंबर 4, देयर शैल बी एंडोर्स्ड और एवरी मनी बिल when it is transmitted to the Council of States under Article 109, there shall be endorsed, मतलब क्या है कि कोई भी विधेयक इस कारण से ही मनी बिल यानी धन विधेयक नहीं समझा जाएगा कि वे जुर्मानों या अन्य धनीय शास्तियों के अधिरोपण अथवा अनुज्ञप्तियों के लिए फीसों की बिल when it is, फिर से पढ़ देती हूँ। नंबर 4, there shall be endorsed on every money bill when it is transmitted to the Council of States under Article 109 and when it is presented to the President for assent under Article 111। यानी जो मनी बिल जो है वो काउंसिल ऑफ स्टेट्स को भेजा जाता है अनुच्छेद 109 के तहत। When it is presented to the president for assent, फिर उनकी सहमति के लिए प्रेसिडेंट के पास प्रस्तुत किया जाएगा अंडर आर्टिकल 111 यानी 111 के तहत। राष्ट्रपति 111 में स्पष्ट, अनुच्छेद 111 में स्पष्ट कहा गया है कि राष्ट्रपति की सहमति के लिए भेजा जाएगा आर्टिकल 111 के अंतर्गत। द सर्टिफिकेट ऑफ द स्पीकर ऑफ द हाउस, उसके बाद उस पर जो स्पीकर है लोकसभा का अध्यक्ष है वो इस पे उनका अंतिम निर्णय होगा, तब वो धन विधेयक कहलाएगा। वो बताएं कि ये धन विधेयक है या नहीं है। उनका जो फाइनल डिसीजन होगा वही तय करेगा कि ये धन विधेयक है, मनी बिल है। हाउस ऑफ द पीपल साइंड बाय हिम, स्पीकर ऑफ द हाउस, जो लोकसभा के जो स्पीकर हैं वो अपने साइन करेंगे बाय हिम दैट इट इज़ ए मनी बिल, यानी उस पर साइन करेंगे, फिर वो प्रष्टांकित हो जाएगा कि ये मनी बिल है। अब मैं हिंदी में पढ़ लेती हूँ तो थोड़ा समझ में भी आ जाएगा कि
क्या बात हो रही हुई। संविधान है, ऐसे जल्दी समझ में भी नहीं आता है, किसी के भी नहीं आता है, मेरे भी नहीं आता है। मैं भी एक स्टूडेंट हूँ, मैं भी पढ़ रही हूँ, तो इसीलिए पढ़ रही हूँ ताकि मैं भी अच्छे से समझ सकूँ। 110 धन विधेयक की परिभाषा। इस अध्याय के प्रयोजनों के लिए कोई विधेयक धन विधेयक समझा जाएगा। यानी इस चैप्टर में, इस अध्याय में प्रयोजन है, इसके कोई विधेयक धन विधेयक समझा जाएगा यदि उसमें केवल निम्नलिखित सभी या अन्य विषयों से संबंधित उपबंध हैं। इसमें किन्हीं विषयों या अन्य विषयों से संबंधित उपबंध हैं, यानी प्रोविजंस हैं। कितने प्रोविजंस हैं? इनको सात प्रोविजनों के तहत इनको रेखांकित किया गया है कि ये, इनमें अगर ये 7 उपबंधों के वाली जो विशेषताएं हैं, तभी लगेगा कि हाँ ये धन विधेयक हैं। नंबर का, किसी कर का अधिरोपण, उत्सादन, परिहार, परिवर्तन या विनियमन। कौन सा पहला उपबंध क्या है? नंबर का, किसी कर का अधिरोपण, जो टैक्स है इसका अधिरोपण, इम्पोजिशन है ना, इम्पोजिशन हो गया, और इम्पोजिशन, अबोलिशन और रिमीजन, अल्टरेशन और रेगुलेशन ऑफ एनी टैक्स। किसी भी कर का अधिरोपण, उत्सादन, परिहार, परिवर्तन या विनियमन। नंबर का, भारत सरकार द्वारा धन उधार लेने का या कोई प्रत्याभूति देने का। भारत सरकार का ही ये बहुत बड़ा विस्तृत कार्य है, धन उधार लेना या कोई प्रत्याभूति देने का विनियमन, अथवा भारत सरकार द्वारा अपने ऊपर ली गई या ली जाने वाली किन्हीं वित्तीय बाध्यताएं। जो वित्त, फाइनेंस से जुड़ी हुई जो बाध्यताएं हैं, बाध्यताओं से संबंधित विधि का संशोधन, इसमें कानून का संशोधन शामिल है। नंबर का, भारत की संचित निधि, बताया था ना, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया या आकस्मिकता निधि की अभिरक्षा। भारत की जो संचित निधि है और दूसरी है आकस्मिकता निधि, इनकी अभिरक्षा, इनकी मतलब कस्टडी। ऐसी किसी निधि में धन जमा करना या उसमें से धन निकालना, मतलब धन जमा करना, निकालना जो खर्च के कार्यों में आता है राष्ट्र के निर्माण में। बड़े बड़े प्रोजेक्ट हैं सरकारों के, भारत सरकार के जो प्रोजेक्ट हैं, निर्माणाधीन हैं, कुछ निर्माण हो रहे हैं, तो जो होता है समय समय पर इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना, जो खराब हो चुका है उसको फिर से खड़ा करना, इनमें भारी व्यय होता है उनका, और केंद्र सरकार का बहुत पैसा खर्च होता है। तो इसीलिए इनकी एक संचित निधि है और एक आकस्मिकता निधि है। नंबर का, भारत की संचित निधि या आकस्मिकता निधि की अभिरक्षा, ऐसी किसी निधि में धन जमा करना या उसमें से धन निकालना। घा, भारत की संचित निधि में से धन का विनियोग। नंबर 1, किसी व्यय को यानी खर्च को भारत की संचित निधि पर भारित व्यय घोषित करना, कि उसमें से इतना खर्चा हुआ है, उसको डिक्लेयर करना, डिक्लेरेशन ऑफ एक्सपेंडिचर। या ऐसे धन की अभिरक्षा या उसका निर्गमन, अथवा संघ या राज्य के लेखाओं की संपरीक्षा। संघ के जो लेखा हैं, लेखे जोखे हैं खर्च और व्यय का, उसी तरह से जो राज्य सरकारें हैं उनके भी खाता होते हैं ना, बहुत बड़े बड़े, जिनमें लेखा जोखा रहता है। तो नंबर 4, भारत की संचित निधि या भारत के लोक लेखे मध्य धन प्राप्त करना या ऐसे धन की अभिरक्षा या उसका निर्गमन, अथवा संघ या राज्य के लेखाओं की संपरीक्षा। या नंबर 6, उपबंध का से उपबंध चा में विनिर्दिष्ट किसी विषय का आनुषंगिक कोई विषय। नंबर 2, नंबर 1 जो है धन विधेयक की परिभाषा के अंतर्गत, नंबर 1 जो है उसके अंतर्गत 7 उपबंध रखे गए हैं, का, खा, गा, घा, वा, चा, छा। और नंबर 2 में क्या कहा गया है
कि कोई विधेयक केवल इस कारण धन विधेयक नहीं समझा जाएगा कि वह जुर्मानों या अन्य धनीय शास्तियों के अधिरोपण का अथवा अनुज्ञप्तियों के लिए फीसों की या की गई सेवाओं के लिए फीसों की मांग का या उनके समुदाय का अनुबंध उपबंध करता है, अथवा इस कारण धन विधेयक नहीं समझा जाएगा कि वह किसी स्थानीय प्राधिकारी या निकाय द्वारा स्थानीय प्रयोजनों के लिए किसी कर के अधिरोपण, उत्सादन, परिहार, परिवर्तन या विनियमन का उपबंध करता है। नंबर 3, यदि यह प्रश्न उठता है कि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं है, तो उस पर लोकसभा के अध्यक्ष का विनिश्चय अंतिम होगा। ठीक है। नंबर 4, धन विधेयक अनुच्छेद 109 के अधीन राज्यसभा को पारित किया जाता है, और जब वह अनुच्छेद 111 के अधीन ग्यारह के अधीन के लिए राष्ट्रपति के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है, तब प्रत्येक धन विधेयक पर लोकसभा के अध्यक्ष के हस्ताक्षर सहित यह प्रमाण प्रस्थांकित किया जाएगा कि वे धन विधेयक है। तो ठीक है दोस्तों, कल मैं पढ़ूंगी अनुच्छेद 111 असेंट टू बिल्स, विधेयकों पर अनुमति। इसके बारे में पढ़ूंगी जब विधेयकों पर अनुमति, असेंट टू बिल्स। धन विधेयक हो गया। अब अन्य जो विधेयक हैं उसके बाद उसकी बात की जाती है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। हाँ, जो संध्या मैम नाम का चैनल है वो आपका अपना चैनल भी है, मेरा ही नहीं आपका भी है। आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक, कमेंट और शेयर कीजिए, और इसको पूरे भारत में फैलाइए इस चैनल को, ताकि आप लोगों को संविधान की जानकारी प्राप्त हो सके। और मैं चाहती हूँ कि भारत में कॉन्स्टिट्यूशनल अवेयरनेस पहुँचे, बढ़े, लोग अपने संविधान को जानें। तो ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। कल मिलती हूँ नए आर्टिकल के साथ। आर्टिकल 111 पढ़ूंगी कल। ठीक है, तब तक के लिए नमस्कार।